हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइम टू स्टडी एंड आर्ट। इस वीडियो में हम बीपीएससी 132 के सेकंड ब्लॉक का 5th यूनिट कवर कर रहे हैं और इस यूनिट का नाम है फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार। इससे पहले इस यूनिट की एक वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप वो देखिए, वो भी आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है और ये वीडियो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे। मौलिक अधिकार कौन कौन से होते हैं, कितनी तरह के होते हैं और हमारे संविधान में वो किस किस आर्टिकल के तहत हमें दिए गए हैं, तो उस सब के बारे में हम इसमें डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 6 मौलिक अधिकार, 6 प्रमुख मौलिक अधिकार होते हैं। तो पहले जो थे हमारे संविधान में, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। 1978 में 44 से संशोधन किया गया और आर्टिकल 31 में से संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। मतलब कि आर्टिकल जो 31 था वो संपत्ति का अधिकार था, इसको मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया और इस अधिकार को आर्टिकल 300 में कानूनी अधिकार घोषित कर दिया गया। मतलब कि जो मौलिक अधिकार होते हैं वो हमारे ऐसे अधिकार होते हैं जिनका हनन होने पर जिनसे किसी भी व्यक्ति को वंचित नहीं रखा जा सकता। हर व्यक्ति के पास होते हैं वो अधिकार, और अगर वो उनका हनन होता है, किसी व्यक्ति को उन अधिकारों से वंचित रखा जाता है, तो वो कोर्ट जा सकता है उसके लिए। और जो कानूनी अधिकार होते हैं उनके लिए ऐसा नहीं होता है। ये स्पेशल अधिकार होते हैं, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट स्पेशल होते हैं कुछ। तो इसलिए जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटा दिया गया आर्टिकल 31 में से और उसको आर्टिकल 300 कर दिया गया, जिसमें उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। पहले जो संपत्ति का अधिकार था वो भी मौलिक अधिकार था। 7 थे पहले मौलिक अधिकार, लेकिन अब 6 बच गए वो मौलिक अधिकार। 6 मौलिक अधिकार निम्नलिखित हैं जिनके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से? पहला है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार है पहला अधिकार हमारा समानता का है। दूसरा है स्वतंत्रता का। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का। पांचवा है सांस्कृतिक व शैक्षिक स्वतंत्रता का और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे समानता का। तो राइट टू इक्वालिटी, ये हमारा आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है। इसमें कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो पहला अधिकार जो है वो इसमें कानून के समक्ष समानता, मतलब कि कानून के सामने सभी व्यक्ति समान होंगे, किसी के भी साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। दूसरा अधिकार है सामाजिक समानता। समाज में किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, सामाजिक समानता दी जाएगी। अवसर की समानता, यानी कि हर व्यक्ति को अवसरों की समानता दी गई है, ये भी एक आर्टिकल है इसमें। फिर छुआछूत का अंत, किसी के भी साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, अस्पृश्यता का अंत किया गया है। ये हमारा आर्टिकल 17 जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था, तो वही है। नेक्स्ट जो इससे पहले वाली वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था आर्टिकल 17। तो ये आर्टिकल 17 है, छुआछूत का अंत। फिर उसके बाद पदवियों का अंत। तो अभी हम एक एक करके इनके बारे में देखेंगे। पहला है कानून के समक्ष समानता। तो कानून सबकी समान रूप से रक्षा करेगा, किसी के भी साथ भेदभाव नहीं होगा। कि ऐसा नहीं होगा कि कोई व्यक्ति राजनीति में है तो उसके साथ कोई व्यक्ति राजनीति में, या फिर बहुत ज्यादा पैसे वाला व्यक्ति है तो उसकी ही रक्षा करेगा सिर्फ कानून। जो गरीब लोग हैं उनकी रक्षा कानून नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। कानून के समक्ष सभी लोग समान है, सबकी रक्षा कानून करेगा। कानून के सामने सब समान है, वही है। फिर उसके बाद सामाजिक समानता, जो कि आर्टिकल 15 है, राइट ऑफ सोशल इक्वालिटी या फिर राइट टू सोशल इक्वालिटी। किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग, वंश, मूल, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। सामाजिक समानता ये कि समाज में व्यक्तियों के साथ पहले क्या आज भी होता है, ज्यादातर जो जाति होती है, धर्म होते हैं, लिंग होता है, रंग होता है, वंश होता है और जन्म स्थान, तो इसके आधार पर कभी कभार लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है। लेकिन आर्टिकल 15 कहता है कि किसी के भी साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो इसलिए एजुकेशन जो होते हैं ना वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे पास कौन कौन से अधिकार हैं, और अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो हम उसके खिलाफ आवाज उठा सकें। इसलिए हमारे लिए पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आज भी ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा होता है, धार्मिक रूप से उनके साथ भेदभाव होता है, लिंग के आधार पर होता है, जाति के आधार पर होता है, रंग के आधार पर भी होता है ऐसा। तो ये हमारा आर्टिकल 15 कहता है कि किसी के भी साथ भेदभाव नहीं होगा जाति, धर्म, लिंग के आधार पर। फिर इसके बाद थर्ड है अवसर की समानता। सभी नागरिक को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। कुछ ऐसी सेवा होती है जैसे कि IAS, IPS, डॉक्टर, जो नीट का एग्जाम होता है, JEE होता है, ये वाले एग्जाम्स में सभी लोगों को अवसर दिए जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि अगर कोई व्यक्ति गरीब है तो उसको अवसर नहीं दिए जाएंगे। आपने देखा होगा कि आजकल बहुत सारे मतलब IAS के, UPSC के जो एग्जाम्स हो रहे हैं वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए। पहले इतना नहीं होता था, लेकिन अब ज्यादातर पॉपुलर हो गया। बहुत ज्यादातर उसमें गरीब लोग ही बन रहे हैं। जो IAS, IPS बन रहे हैं वो ज्यादातर गाँव के होते हैं और बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद वो बनते हैं। तो ये क्यों बन जाते हैं वो तो गरीब होते हैं, उनको तो नहीं बनना चाहिए। लेकिन आर्टिकल हमारा जो 17 है वो ये कहता है कि सभी लोगों को अवसरों की समानता दी जाएगी, हर व्यक्ति समान होगा।
ऐसा नहीं होगा कि अगर कोई पढ़ा लिखा है या फिर कोई बहुत ज्यादा अच्छी जाति का है, ऊंची जाति का है, तो उसको ही समानता दी जाएगी। अफसरों में जो अच्छे काम है उनमें उसी को ही पद मिलेगा, उसी को ही पोस्ट मिलेगी। ऐसा नहीं होगा, हर व्यक्ति को दिया जाएगा। फिर समाज के पिछड़े लोगों के अधिकार की सुरक्षा राज्य के पास है। जो पिछड़े लोग हैं समाज के, जैसे कि दलित वर्ग होगा, SC ST होगा, इन लोगों की जो सुरक्षा है वो राज्य करेगा। फिर उसके बाद है आर्टिकल 17, जो अभी मैंने आपको बताया, छुआछूत का अंत। अपराध, जो छुआछूत है वो एक अपराध माना जाएगा और अस्पृश्यता का अंत किया जाएगा, छुआछूत या अस्पृश्यता। इसके बाद आर्टिकल 18 हमारा कहता है पदवियों का अंत। राज्य के पास सेना या शिक्षा संबंधी उपाधि प्रदान करने का अधिकार है। पदवियों का अंत वो होता है जैसे कि कोई व्यक्ति उसमें है, किसी भी राजनीति में है कोई व्यक्ति, तो वो अपने ही लोगों को, अपने ही खानदान के या फिर उसके जो जान पहचान के लोग हैं उनको उसमें राजनीति में कर लेगा। अब राजनीति का तो अलग से एग्जाम्पल है, ज्यादातर ऐसा ही होता है राजनीति में तो, लेकिन ऐसा एग्जाम्पल एक स्कूल्स में भी देखने को मिलता है, हर जगह पर देखने को मिलते हैं ऐसे एग्जाम्पल। जैसे कि डॉक्टर पैसा खिलाकर बन जाते हैं, कभी कभी तो रिश्वत दे दी जाती है, उसके आधार पर भी बन जाते हैं, जबकि वो इतने काबिल नहीं होते, लेकिन रिश्वत देकर वो बन जाते हैं। या फिर स्कूल्स में ऐसा होता है जैसे कि कोई जान पहचान के तो उनके जरिए हो गए, जबकि वो जैसे कि बहुत ज्यादा काबिल लोग बचे हुए हैं, बहुत ज्यादा काबिल जो लोग हैं उनको नौकरी नहीं मिल रही, उनको जॉब नहीं मिल रही है, लेकिन जो इतने ज्यादा काबिल भी नहीं है, जो जॉब के लायक भी नहीं है, वो बड़ी बड़ी पोस्ट पर है। तो ऐसा होता है। तो ये पदवियों का अंत हमारा हमारे संविधान का जो आर्टिकल 18 है उसके अनुसार पदवियों का अंत किया गया है। बाकी हर नागरिक के लिए उचित पद चुन सकता है, चुन होगा, ये स्वयं चुन सकता है। जो नागरिक है, हर नागरिक अपने लिए अपने हिसाब से जो कोई भी पोस्ट है वो चुन सकता है। ऐसा नहीं है कि उसके साथ भेदभाव करेगा राज्य उसके जो अधिकार है, शिक्षा संबंधी अधिकार और सेना संबंधी अधिकार, उनकी रक्षा करता है और वो अधिकार उनको प्रदान करता है। राज्य की अनुमति के बिना विदेशों से उपाधि नहीं ली जा सकती। मतलब कि अगर विदेशों से उपाधि मिल रही है तो वो राज्य की अनुमति के बिना नहीं ली जाएगी। या फिर राज्य का मतलब सरकारी या फिर राष्ट्र। अब इसके बाद हमारा जो अधिकार है वो है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू लिबर्टी, ये 19 आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक है स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसमें भी 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। पहली है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये हमारा आर्टिकल 19 में है सारी स्वतंत्रताएं। जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं मैंने नीचे लिख रखा है, आर्टिकल 19 जो है वो इन 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात करता है। तो पहली आ जाएगी भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा बनाने की स्वतंत्रता, संघ, संस्था या समूह बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में घूमने फिरने की स्वतंत्रता, किसी भी भारतीय क्षेत्र में रहने की स्वतंत्रता, मतलब भारत के किसी भी क्षेत्र में रहने की स्वतंत्रता, किसी भी व्यवसाय या नौकरी करने की स्वतंत्रता। ये सारी 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं होंगी जो कि हमारी आर्टिकल 19 में दी गई हैं। अब इसके बाद हमारा आर्टिकल 20 क्या कहता है, तो हम देखेंगे, ये आगे आएगा आर्टिकल 20 के बारे में। लेकिन देश की संप्रभुता, अखंडता, एकता, लोक व्यवस्था और नैतिकता के मामले में इन स्वतंत्रताओं पर पाबंदी लगाई जा सकती है। मतलब कि अगर जैसे जब हमें इमरजेंसी लगती है तो हमारी ये जो सारी स्वतंत्रताएं इन सब पर पाबंदी लग जाती है। जो मैंने अभी बताया आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं, आर्टिकल जो 19 है सब पूरी तरह से पाबंदी लग जाती है। और जो हमारे इमरजेंसी है, आपातकाल है, वो कब लगाया जाता है? या तो देश में दंगे फसाद हो रहे होते हैं जब लगाया जाता है, या किसी एक राज्य में दंगे फसाद हो रहे होते हैं तो उस राज्य में आपातकाल लग जाता है, या फिर वित्तीय संकट आ जाता है जब आपातकाल लग जाता है, या फिर हमारा किसी देश के साथ युद्ध हो जाता है, युद्ध छिड़ जाता है, तो तब आपातकाल लगता है। तो जब ऐसी स्थिति होगी देश में, देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को खतरा होगा, तब नागरिकों के ये जो अधिकार है, ये जो स्वतंत्रताएं हैं, इन पर पाबंदी लग जाएगी। बाकी इसके अलावा कभी भी पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। तो आर्टिकल 20 क्या कहता है, जब किसी व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति को जब तक अपराधी नहीं कहा जा सकता जब तक उसने किसी खास समय में कानून को उल्लंघन ना किया हो। और ये भी कहता है आर्टिकल 20 के एक व्यक्ति को एक से ज्यादा बार, जैसे कि किसी एक व्यक्ति ने एक अपराध किया है तो उसको एक से ज्यादा बार दंडित नहीं किया जा सकता। अगर उसने एक अपराध किया है तो उसको एक बार ही सजा मिलेगी, बार बार उसको सजा नहीं मिलेगी उसके एक अपराध के लिए। अगर वो दूसरी बार ही अपराध करता है तो तब उसको सजा मिलेगी दूसरी बारी में, नहीं तो उसको एक ही बार सजा मिलेगी। और आर्टिकल 21, इसके बाद आर्टिकल 21 है। तो आर्टिकल 21 के अनुसार किसी व्यक्ति को उसके जीवन व देह, मतलब कि जीवन जीने का अधिकार है। आर्टिकल 21, हर व्यक्ति को उसका जीवन जीने का अधिकार है। किसी भी व्यक्ति के साथ, मतलब किसी जैसे कि मर्डर्स वगैरह हो जाते हैं तो ये जीवन जीने का अधिकार ही है हर व्यक्ति को।
और जीवन जीने के अधिकार द्वारा ही उनको सजा दी जाती है। फिर स्वाधीनता से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अन्य किसी प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता। मतलब कि जैसे कि कोई व्यक्ति आत्महत्या वगैरह भी करते हैं लोग, तो उसके लिए भी उनको, अगर वो बच जाते हैं तो फिर उनको दंड दिया जाता है, और आत्महत्या कर लेते हैं तो फिर तो वो मर ही जाते हैं। फिर उसके बाद आर्टिकल 22 के अनुसार किसी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। मतलब उस व्यक्ति को उसका कारण, किसी भी, जैसे किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया तो उसको उसका कारण बताए बिना मतलब कि गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। जब तक उसको उसका कारण नहीं पता होगा तब तक वो अरेस्ट नहीं हो सकता, उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। यानी कि अरेस्ट वारंट जो होते हैं वो इसलिए होते हैं ताकि व्यक्ति को पता चल सके कि उसने कौन सा अपराध किया है। फिर बंदी बनाए जाने के अंदर अंदर जो 24 घंटे होते हैं, उन 24 घंटों के अंदर अंदर कोर्ट के सामने पेश किया जाता है, और जो वो व्यक्ति है जो जिसने अपराध किया है, जिसको पकड़ा है, अरेस्ट किया है, वो अपनी पसंद का वकील भी चुन सकता है, उससे सलाह ले सकता है, उसके पास ये अधिकार होता है। और जो शत्रु, लेकिन ऐसा जो शत्रु देश है हमारा, जैसा कि कोई देश हमारा शत्रु देश है और उसके निवासी के साथ ऐसा नहीं होगा, उसकी गिरफ्तारी पर कोई भी कानून नहीं लागू होगा। ये जो कानून अभी मैंने बताए, किसी भी शत्रु देश का निवासी अगर कोई अपराध करता है हमारे देश में आकर, जैसे कि हमारा कोई शत्रु देश, कोई भी शत्रु देश है, मैं नाम नहीं लूंगी किसी भी देश का, तो कोई भी शत्रु देश है, उसका अधिकार, उसका जो नागरिक है वो हमारे देश में आकर उसने कोई अपराध किया है, तो फिर उसके ऊपर ये सारे जो मैंने अभी अधिकार बताया, उसको ये अधिकार नहीं मिलेगा। ना तो उसको 24 घंटे के अंदर, मतलब कि 24 घंटे के अंदर अंदर तो उसको पेश होना ही पड़ेगा, लेकिन उसको अपने पसंद का वकील चुनने की भी स्वतंत्रता नहीं होगी, और उसको कारण भी नहीं बताया जाएगा। तो ये बताया है इसमें। अब इसके बाद है ये 3 अधिकार हम आज कर लेते हैं और 3 कल कर लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। मतलब तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार को हम राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन ये कहते हैं। आर्टिकल 23 और 24 है। तो आर्टिकल 23 क्या कहता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि दास जो लोग होते हैं, स्त्रियां होती हैं, पुरुष या बालकों का क्रय विक्रय, बाजार बेगार लेना, स्त्रियों को वैश्य बनाकर बेचना, ये सब अपराध है। जो दास होते हैं, पहले के टाइम में दासों को, स्त्रियों को, या फिर जो छोटे बच्चे होते थे, पुरुषों को, ऐसे उनको बेचा जाता था, उनसे जो है ना कारोबार किया जाता था। तो ये सब, इस सब पर पाबंदी लगा दी गई है आर्टिकल 23 के तहत। स्त्रियों को जो है वो वेश्य बनाकर नहीं बेचा जाएगा, जो नौकरानी है वो बनाकर नहीं बेचा जाएगा, और स्त्रियों को क्या, किसी को भी नहीं बेचा जाएगा, ये आर्टिकल 23 कहता है। आर्टिकल 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं, जितने भी 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चे हैं, उनको कारखानों में या फिर कोई भी ऐसा जोखिम भरा काम नहीं करने दिया जाएगा। और जो हमारा राइट टू एजुकेशन है वो यही कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को, 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। तो हमारा ये राइट टू एजुकेशन और राइट टू एक्सप्लोटेशन, अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, ये हमारा दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। ये तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी जोखिम भरे काम में नहीं लगाया जाएगा, जैसे कि कारखाने हो गए, खदाने हो गए, इन सब में नहीं लगाया जाएगा। और राइट टू एजुकेशन कहता है कि आर्टिकल 14 के मतलब 14 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनको मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी। तो आप लोग ना रिलेट करके पढ़ा करो, रिलेट करके ज्यादा अच्छे से याद होता है। जैसे कि इसमें 14 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी जोखिम भरे काम में नहीं लगाया जाएगा, कारखानों में नहीं लगाया जाएगा, कोई भी बच्चा काम नहीं करेगा जो 14 साल से छोटा बच्चा है, जो छोटे बच्चे हैं वो काम नहीं करेंगे। और ऐसे ही राइट टू एजुकेशन, तो 14 साल से छोटे बच्चे उनको शिक्षा दी जाएगी मुफ्त में, वो भी। अब ये जो आगे के अधिकार हैं, 3 मौलिक अधिकार, 4, 5 और 6, ये 3 अधिकार बच जाते हैं। हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कर लिए हैं, और वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी अगर सब मैं अभी कराऊंगी, अभी भी बहुत लेंथी हो गई, 30 मिनट से हो गई है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।